गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था कि कैसे कैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई होगी। मौर्य वंश की स्थापना होने के कारण बताए होंगे आपको, कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे मौर्य नाम की उत्पत्ति हुई होगी, क्या कारण रहा होगा इस नाम के पीछे मौर्य रहा होगा। ये सारी बात हम अपने आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ हमने आपको चाणक्य की पूरी स्टोरी सुनाई, चाणक्य को किस प्रकार जो है अपमानित होना पड़ा, किस प्रकार चाणक्य ने अपना प्रतिशोध का बदला लिया होगा। उसके साथ साथ हमने चाणक्य की मृत्यु के बारे में भी आपको संपूर्ण वर्णन किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को खत्म करते हुए हमने बिंदुसार की ओर बढ़े और बिंदुसार की होने वाले नाम की उत्पत्ति और नाम के साथ साथ बिंदुसार के कार्य और बिंदुसार के बारे में अत्यधिक बातों को हमने जाना। कैसे कैसे हमने जाना कि बिंदुसार ने जो है एक ऐसी स्त्री से, एक ऐसी लड़की से भी विवाह किया होगा जो उसके यहाँ एक महल में बाल काटने का कार्य किया करती थी। उस बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करेंगे बिंदुसार की जो है महान उपलब्धियों के बारे में, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसने सीरिया के राजा को क्या डिमांड की थी। तो आपसे बिंदुसार के बारे में अगर पूछा जाएगा तो थोड़ी सी बिंदुसार की स्टोरी पढ़ते हुए आज हम महान अशोक की तरफ को बढ़ेंगे और उनके बड़े बेटे की तरफ सुसीम की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिंदुसार के बारे में। एक बार फिर से बिंदुसार के बारे में हमने क्या कल सीख लिया था, चलते चलते कल मैंने बताया था आपको बिंदुसार ने सीरिया के एक राजा थे, उनका नाम आपको हमने कल के लेक्चर में बता दिया था। आपको सीरिया के राजा बताए होंगे हमने आपको, और उनसे कहा होगा जब एक युद्ध लड़ा गया तो युद्ध में इन्होंने 3 चीजों की डिमांड की उनसे। तो ये सारी बातें हमने बताई होंगी सीरिया के राजा के बारे में, जिनका नाम था एंटीयोकस। अगर आपसे सीरिया के राजा के बारे में बात करें तो आप तुरंत बता देंगे सीरिया के राजा कौन थे, एंटीयोकस थे, जिनसे 3 चीजों की डिमांड की गई। जिसमें हमने पहली चीज पर बताई थी आपको सूखी अंजीर, बोला होगा आपसे हमने सूखी अंजीर। आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो आपको याद आ रहा होगा। सेकंड नंबर पे बोला होगा हमने आपको मीठी शराब, और थर्ड नंबर पे आपको बोला होगा दार्शनिक की बात हुई थी। और दार्शनिक में मैंने आपसे कहा दार्शनिक का मतलब ये होता है जो अपने देश के साथ साथ अन्य देशों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी रखता हो। तो इसलिए जो है कोई भी राजा प्रत्येक वस्तु देने के लिए तैयार हो जाएगा, बट दार्शनिक देने के लिए तुरंत मना कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम कल पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि बार बार इस चीज की जब दार्शनिक की डिमांड की गई होगी तो इसे दार्शनिक भेजना पड़ा एंटीयोकस को, और इसने इसके बाद एक दार्शनिक भेजा है जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप उसका नाम बता देंगे, राजा का नाम अगर पूछे तो आप बताएंगे एंटीयोकस, और अगर दार्शनिक का नाम पूछे तो बताएंगे आप डायमेकस। एंटीयोकस और डायमेकस दोनों के पीछे कस आ रहा है, तो आपको ध्यान रखेंगे क्या नाम बताया सर ने, डायमेकस नाम बताया है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। बाद में एक दार्शनिक भेजा गया है, इसके बार बार डिमांड करने के बाद तो डायमेकस एक दार्शनिक को भेजा होगा। तो बिंदुसार के बारे में हमने ये स्टोरियां कल पढ़ते हुए चले आ रहे थे। बिंदुसार के बारे में हमने आपको क्या बताया था, बिंदुसार के बारे में हमने बताया था कि इसकी 101 संतान नहीं होंगी। आपको संतान के बारे में बताया था। उसके साथ साथ हमने आपसे बोला था कि इसने 150 शादियां की हैं, लगभग 150 शादियां की हैं। जिसमें अगर पटरानी की बात आए, आपसे पटरानी पूछी जाए तो 16 पटरानियां हैं इसकी। तो डायमेकस मैंने बता दिया। इसके साथ साथ हमने आपको 150 शादी बता दी इसकी। 150 शादी के साथ साथ 101 पुत्र बता दिए, और 101 पुत्र के साथ साथ आप याद रखेंगे 16 पटरानी बताई थी सर ने। ठीक, 16 पटरानियों की चर्चा हुई है इसकी उल्लेख में, जिसमें हम 101 पुत्रों में लगभग हम 3 पुत्रों का नाम इतिहास में ज्यादा जानते हैं। 3 पुत्रों में से 2 पुत्रों की इनकी विशेष योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। वही बिंदुसार जो था, बिंदुसार खुद परेशान था। बिंदुसार सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद इतने सारे इनके जो है देखने को मिल रहे हैं मुझे, मेरे पुत्र हैं 101 पुत्र हैं, तो 101 पुत्र में से मैं किसे अपना राजपाट दूंगा। आज उस बात पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो 101 पुत्र में इस बात की ये कंफ्यूजन में रहा करता था। तो सबसे बड़े पुत्र का अगर नाम पूछा जाए तो इसके सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था सुसीम। सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे बात कर लें किसी अन्य बेटे की, तो बात करेंगे हम अशोक की। अशोक का ही एक सगा भाई और है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका नाम था तिस। क्या नाम था, तिस। अशोक के सगे भाई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे अशोक के सगे भाई का नाम तिस था। ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए बात क्या है, बिंदुसार जो है अपने बड़े बेटे को सुसीम को ज्यादा पसंद किया करता था अशोक की तुलना में, क्योंकि सुसीम सुंदर था देखने में, और अशोक जो थे इनके चेहरे पर दाग थे, रंग इनका काला था, और शरीर इतना लंबा चौड़ा था नहीं, हाइट में थोड़े से ये गट्टे थे। इसलिए अशोक को कम पसंद किया करता था और पसंद किया करता था सुसीम को। वो ये बिंदुसार चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा बिंदुसार जो मेरा बड़ा बेटा सुसीम जो है अब मेरी राजगद्दी पर बैठे।
इसलिए उसने कई बार जो है प्रतियोगिताएं कराने की कोशिश करी, कई बार ब्राह्मणों से ज्ञान लेने की कोशिश करी, मगर अंत में हुआ क्या, जो प्रकृति को या जो है ईश्वर को जो है करना था वही घटना घटती है। अब जैसे कि अगर आपसे बात की जाए तो देखो क्या क्या हुआ, इसने सुसीम को तो है तक्षशिला दे दिया, तक्षशिला का राज्य सुसीम को दे दिया, और अशोक को जो है उज्जैन या उज्जैनी करके लिख के आ जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे सर ने बताया था कि अशोक के पास उज्जैन था। ठीक है, तो तक्षशिला किसके पास था, आपको याद हो गया होगा, सुसीम को तक्षशिला राज्य दे दिया इसने, तक्षशिला का क्षेत्र दे दिया, और अशोक को उज्जैन या उज्जैनी का क्षेत्र दे दिया। दोनों ही बहुत आराम से चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही थी। एक नाम और पूछा जाता है अशोक के साथ साथ, तो अशोक का एक पीएम रहा है, उस पीएम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम है राधागुप्त, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। तो अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, राधागुप्त। और बिंदुसार का हमने कल बता दिया था, बिंदुसार का बताया था हमने आपको खल्लाटक, आपको शायद याद आ गया होगा, हमने कई बार अपने कल के लेक्चर और परसों के लेक्चर में इसके ऊपर हमने चर्चा भी की थी। ये खल्लाटक वही व्यक्ति है जिसकी वजह से चाणक्य की मृत्यु हुई थी। ये कहानी हमने आपको खूब अच्छे से सुना दी है, समझा दी है। ठीक, आपको मैंने इतनी बात बता दी, आपको मैंने बता दिया सुसीम कहाँ के कौन से क्षेत्र था, सुसीम के पास तक्षशिला था, अशोक के पास उज्जैन का था, अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त रहा होगा। देखिए कंडीशन आगे क्या बढ़ती है, कंडीशन ये होती है, ये दोनों में ही ना अपने अपने जो है क्षेत्रों में बहुत अच्छे से जो है ये राजपाट चला रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से। तो बिंदुसार को फिर से एक बार कठिनाई का सामना करना पड़ा कि मैं इनमें कैसे कंपेयर करूं, किस प्रकार जो है मैं ये भाप पाऊं कि मैं इसमें कौन से को अच्छा जो है राजा घोषित करके राजा बना दूं। तो इन्होंने क्या करा, एक ब्राह्मण सभा बुलाई है। देखिए मैं आपको कहानी एक ऑर्डर में बताता जा रहा हूं, आपको याद हो जाए। ब्राह्मण सभा बुलाई गई और ब्राह्मण सभा से इन्होंने ये पूछा कि मैं किसे राजा बनाऊं, कि मेरा जो है अगला राजा कौन हूं। देखिए ब्राह्मण की अगर बात करें तो एक तरीके से वो किसी ना किसी तरीके से पत्रिकाओं से या किसी अपनी पूजा पाठ से एक त्रिकाल का भी कहीं कहीं काम कर देते हैं। और पीछे अगर हम देखें हमारे यहाँ जितने ऋषि मुनि हुए हैं तो वो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने भविष्य तक की जो है आपको पहले से ही चर्चा की होगी, भविष्य तक की बता देते हैं वो आपको। तो हमने ये देखा राजा ने जब सभा बुलाई होगी ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों को सबको मालूम था कि किसे अगला राजा बनना है। पर ब्राह्मणों को पता था कि ये जो है बिंदुसार जो है किसे पसंद करता है, अपने बड़े बेटे सुसीम को ज्यादा पसंद करता है। तो इस वजह से किसी भी ब्राह्मण ने जो है खुलकर नाम बताना उचित नहीं समझा, और उन्होंने ये कह दिया कि देखिए वो राजा बनेगा, राजा कौन बनेगा जो जब एक तुम सभा का आयोजन करो, एक सभा का आयोजन करो और उसमें जो अच्छे वाहन पर बैठकर आएगा, अच्छे वाहन पर बैठकर आए खूब सुंदर से अच्छे से, और उसके साथ साथ आपसे कह दिया अच्छे वाहन के साथ साथ और अच्छा स्थान ग्रहण करे, वही अगला राजा होगा। भाई सुसीम के कानों तक ये बात पहुंची कि जो है पिता को जो है ब्राह्मण ने बता दिया है, किसी ब्राह्मण ने, कि अगर अच्छे वाहन पर मैं बैठ के जाऊं या कोई भी अच्छे वाहन पर जो बैठकर जाएगा और अच्छे स्थान को ग्रहण करेगा वही राजा बनेगा। तो सुसीम ने क्या करा, पहले से उसकी तैयारियां करना स्टार्ट कर दी और एक बहुत अच्छा सा घोड़े को सजवाया गया। घोड़ा बहुत सुंदर सा घोड़ा सजाया जो एक राजा के लिए सजाया जा सकता होगा उस समय के दौरान, और उसके साथ साथ एक अच्छी सी उसके लिए जो है कुर्सी वगैरह का प्रबंध करके और उसे सजा कर उस पर जो है उनके लिए तैयार रखा गया। सुसीम आते हैं अपने घोड़े पर बैठकर, घोड़े पर बैठने के बाद वहां पर उस पर बैठ जाते हैं। लोगों में चर्चा उठ जाती है कि बोले कि कौन राजा बनने की होगी, कितने अच्छे सुंदर से दिखने वाले हैं, एक तो पहले से ही है और उसके बाद जो एक अच्छे से घोड़े पर बैठकर आए और अपने एक अच्छा सा स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, अब आई अशोक की बारी। जब अशोक आए होंगे तो कहा जाता है कि अशोक हाथी पर बैठकर आए, और हाथी का तो घोड़े से भी ऊंचा स्थान है। अशोक हाथी पर बैठ के आए और उसके साथ में जब उन्होंने देखा कि जो है राजपाट की जो सभा है वो पूरी भर चुकी है और जब उन्हें अपना स्थान नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने क्या करा, वो ना जमीन पर आकर, धरती पर आकर वो ऐसे ही बैठ गए। और जब धरती पर आकर बैठ गए तो क्या हुआ कि लोगों ने इस बात की चर्चा करी कि बोले कि जो है धरती पर बैठ गया एक राजा, जिसे राजा बनने के योग बनने हैं वो धरती पर बैठ गया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि धरती तो जो है एक जो है माँ की स्थान है, माँ और सबसे बड़ी माँ अपनी जो है हम धरती को मानते हैं, ब्राह्मणों को कहना हुआ। तो इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा स्थान हो गया। तो एक संकेत हमें यहाँ से मिलता है कि अशोक राजा बना होगा, इससे बिंदुसार को वहीं से संकेत मिलना स्टार्ट हो गया। अब बिंदुसार के आगे फिर से कठिनाइयां आई। बिंदुसार तो चाहता था कि जो है मेरा बड़ा बेटा सुसीम राजा बने। अब दूसरी परेशानी में उसने क्या करा, पहली ब्राह्मण सभा बता दी हमने, दूसरी पर चर्चा करेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है। हुआ क्या, अचानक की बात, उस समय जब ये सभा आयोजन हो रही होगी उसी समय के दौरान तक्षशिला में युद्ध छिड़ गया। तक्षशिला में
युद्ध छिड़ गया अपने आप ही, किसमें, जो प्रजा रही होगी प्रजा में और सैनिकों में युद्ध छिड़ गया। और तक्षशिला किसके पास थी, हमने आपको बता दी, तक्षशिला पास थी किसके, सुसीम के। और बिंदुसार ने फिर से चली और बिंदुसार ने क्या करा, तक्षशिला युद्ध में कहा कि बोले एक काम कीजिए, अब जो है इस विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। लोगों को पता चला कि अशोक आ रहे हैं, अशोक आ रहे हैं, अशोक आ रहे हैं, बड़ा महान अशोक के जो है बहुत अच्छा सुनते हैं अशोक को, बहुत निर्मल हृदय सुना जाता है अशोक का। क्यों ना कि जो है जब जैसे इन्होंने सुना कि अशोक आ रहे हैं, तक्षशिला युद्ध हुआ, कौन गया वहां पर, अशोक गए। और अशोक के जाने से पहले युद्ध जो है वो अपने आप शांत हो गया, वहां की प्रजा भी शांत हो गई, प्रजा के साथ साथ सैनिक भी शांत हो गए। क्यों, क्योंकि जब नया राजा होगा तो लोग अपने आप एक बार देखने के लिए जो है मन बनाते हैं कि क्या है, देखें कौन है। हमने अपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा, टीचर्स वगैरह में देखा होगा, जब कोई नया प्रिंसिपल या नया टीचर आता है तो बड़ी उत्सुकता सी हो जाती है, बोले देखें कौन है। जो बच्चा क्लास ना भी लेता है तो वो भी देखने आता है, बोले कौन है नया मास्टर, देख के तो आए। तो ये सारी चीजें हमने चर्चाएं कर रखी हैं। तो तक्षशिला युद्ध हुआ, तक्षशिला युद्ध में जाना किसी था सुसीम को, और सुसीम की बजाय अशोक पहुंचे, और युद्ध अपने आप शांत हो गया, अशोक जो है अपने आप लौट आए, और लौटने के बाद दोबारा से कहां पहुंच गए, ये उज्जैन की तरफ को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ गए। इसके बाद तक्षशिला युद्ध यहाँ पर तो विराम हो गया, और दोबारा से एक बार फिर से इनके जाने के बाद कुछ समय बाद तक्षशिला युद्ध दोबारा से प्रारंभ हो गया। और जब तक्षशिला युद्ध दोबारा से प्रारंभ हुआ तो अब तो भैया अशोक तो अपने एरिया में पहुंच चुके हैं, अशोक क्यों जाएंगे, अब एक बार तो शांत कराए अशोक। तो अब क्या हुआ, अशोक की बजाय अब पहुंचे सुसीम, और सुसीम यानी पुराना वाला राजा पहुंच गया दोबारा से। तो युद्ध जो है शांत होने की बजाय युद्ध और अधिक हो गया, अब युद्ध ने अधिक रूप ले लिया। और जब युद्ध अधिक रूप में हो गया होगा तो परेशानियां जो है सुसीम के आगे, तो सुसीम को युद्ध में जो है लीन होना पड़ा। और युद्ध में जैसे ही लीन हो गए तो लीन होने के बाद हुआ क्या, जब पता चली पिता को कि पहले वाले में तो क्या हुआ, युद्ध शांत हो गया अशोक के समय में, और सुसीम के समय में और अधिक बढ़ गया युद्ध। और इससे पहले भी एक बार ब्राह्मण सभा कराई थी, उसमें भी अशोक ही मुझे दिखाई दे रहा था कि राजा बनेगा ये। तो ऐसे में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, सोच सोच के इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो तीसरे नंबर पे आप याद रखेंगे, बिंदुसार की तबीयत बिगड़ी है, बिंदुसार की तबीयत बिगड़ गई। और जब तबीयत बिगड़ी होगी तो तबीयत बिगड़ने में ना अशोक भी बहुत समझदार थे। अशोक को ऐसी कोई आगे चल के महान कौन सी बोला जाएगा, तो अशोक बहुत समझदार थे। अशोक ने क्या करा, जब अपने उज्जैन गए होंगे ना, वापस जब लौटे होंगे, तो अशोक ने अपने पीएम को, राधा गुप्त को यहीं छोड़ दिया पिता के पास। और जैसे ही इनकी तबीयत बिगड़ी तो तबीयत बिगड़ने के बाद राधा गुप्त ने क्या करा, बिंदुसार के पास तो थे ही वो, तो बिंदुसार ने कहा मेरे बेटे को सूचित कर दिया जाए, मेरे बेटे को सूचित कर दिया जाए कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। उसने अभी राधा गुप्त ने सूचना जो है आगे बढ़ा दी, और सूचना जो आगे बढ़ाई ना, तबीयत बिगड़ी। और क्या राधा गुप्त, मैं आपको खूब कई बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पेपर में आता है, आपको याद हो जाए कि राधा गुप्त कौन था। राधा गुप्त था पीएम किसका, अशोक का। उसने सूचना आगे बढ़ाई, और सूचना कहां तक बढ़ाई, केवल अशोक को सूचना दी, और इसके बड़े बेटे सुसीम को कोई सूचना नहीं दी। अशोक को सूचना दे दी कि जो है जल्दी आ जाइए, महाराज की जो है तबीयत बिगड़ रही है। और यहां पर महाराज पूछ रहे हैं उससे, राधा गुप्त से, सूचना दे दी, बोले हाँ दे दी, कोई बात नहीं। आगे सूचना पहुंच गई, किसे पहुंची, सूचना अशोक के पास पहुंची। केवल ये ध्यान रखेंगे आप, अगर कहानी के जरिए से आप ये सारी चीजें अगर सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपको याद होती जा रही है, आप अपने आप लिख लेंगे। आप अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद अपने आप भी लिखना चाहेंगे तो एक डिटेल में आप इसी तरीके से लिख लेंगे, और बहुत सारे लोग लिखते भी होंगे शायद। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राधा गुप्त की सूचना अशोक के पास पहुंच गई, अशोक तुरंत आ गए। अशोक ने देखा कि पिता की तबीयत बिगड़ गई है और ज्यादा, और हुआ क्या, पिता का अंतकाल हो जाएगा। पिता जो है उसी समय जो है, जैसे उन्होंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा सुसीम तो आया नहीं और ये आ गया, और अशोक ने क्या करा, उनके मरने से पहले ही ना उन्होंने देखा कि भाई बड़े भाई तो आए नहीं है। उन्होंने सोचा कि अगर पिता को अगर कुछ भी हो गया, पिता इस समय बीमार है, राजपाट की गद्दी पर कोई अगर नहीं बैठा तो कोई दूसरा जो है सल्तनत हम पे आक्रमण कर सकती है। तो उन्होंने ऐसी कंडीशन में जो है राज्याभिषेक की तैयारियां करना स्टार्ट कर दी, और तैयारियां करना स्टार्ट कर दी, और राज्याभिषेक करा लिया, और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। ये देख के पिता को क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, और पिता हार्ट अटैक से मर गए। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे बिंदुसार की जो मृत्यु जो हुई है वो दिल का दौरा करके आपका आए अगर एग्जाम में, तो आप बता देंगे दिल का दौरा। और अशोक कौन बने, अशोक वहां के राजा बन गए।
ठीक है, अशोक बन गए राजा। और अशोक के बारे में अगर राजा के बारे में पूछे तो 273 बीसी आप तुरंत टिक कर देना, 273 बीसी में जाके ये राजा बने होंगे। ये कहानी शायद मुझे लग रहा है आपको याद हो गई होगी, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं बनेगी। अब जब इनकी मृत्यु हो गई होगी तब इनके पास राधागुप्त ने सुसीम के बाद अब जो है चिट्ठी भेजी है। सुसीम के बाद सूचना भेजी है, बोले कि राजा की तबीयत बहुत खराब है, महाराज की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। और हुआ क्या है, असलियत तो क्या है, असलियत में तो जो बिंदुसार मर चुका है। अब उसे लगेगा, बोले अच्छा पिता की ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे तेजी से पहुंचना चाहिए, और अगर मैं तेजी से नहीं पहुंचा तो कहीं ऐसा ना हो कि राजगद्दी छिन जाए, कोई और बैठ जाए। और ऐसी कंडीशन में हम अगर आप बात करें, चौथा पॉइंट अगर हम याद करें, चौथा पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं आपको। तो चौथा पॉइंट में हम करेंगे क्या, राधागुप्त ने सूचना भेजी अब सुसीम के पास, और सुसीम कहां आ रहे होंगे, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र की घटनाएं चल रही हैं, ये सब बिंदुसार पाटलिपुत्र पर बैठा हुआ था। तो अशोक जब पाटलिपुत्र की सुसीम पाटलिपुत्र की ओर आ रहे होंगे तो इसने राधागुप्त ने और अशोक ने मिलकर क्या किया, अब मैं यहाँ पे पाटलिपुत्र भी लिख देता हूं जिससे कि आप नोट्स बनाएं तो आपको तुरंत ध्यान आ जाए कि पाटलिपुत्र की राजधानी रही होगी बिंदुसार के समय में। सुसीम पाटलिपुत्र की तरफ को बढ़ रहे होंगे और पाटलिपुत्र में क्या हुआ, राधागुप्त और अशोक दोनों ने मिलकर, राधागुप्त प्लस अशोक दोनों ने मिलकर एक चाल चली और रास्ते में क्या करा, ये जिस रास्ते से आ रहे होंगे, पहले कोई रास्ते ज्यादा तो होते नहीं थे और ना ही कोई जीपीएस होता था कि जीपीएस लगाया दूसरी लोकेशन पकड़ ली हमने। तो पहले केवल एक ही रास्ता, सिंगल रास्ता हुआ करते थे, तो पता था कि इसी रास्ते से सुसीम आएंगे। और जब अपने घोड़े से तेजी से भागे भागे चले आ रहे होंगे, इन्होंने पहले से ही दो पेड़ों के बीच में एक रस्सी बांध रखी थी और कुछ दूरी पर जो है गड्ढा कर रखा था और गड्ढे में जो है जलते हुए अंगारे रख रखे थे। जो ये चाहते थे प्रकृति ने वही किया। जैसे वो आया होगा तो आने के बाद घोड़ा जब उसकी रस्सी से टकराया होगा, टकराने के बाद आगे की ओर गड्ढे में जाके सुसीम गिरते हैं और जलकर वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो रास्ते में ही सुसीम का अंत हो जाएगा। तो अशोक, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सुसीम की मृत्यु की घटना भी मैंने आपको बता दी। तो मृत्यु के पीछे अगर पूछे तो कौन दो लोग हैं, अशोक और राधागुप्त हैं। राधागुप्त के बारे में हमने कहानी पढ़ ली और सुसीम की मृत्यु के बारे में हमने घटना पढ़ ली। सुसीम का चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अशोक राजा कब बनते हैं, अशोक राजा बनते हैं 273 बीसी में, ये भी हमने सारी बात पढ़ ली। 4 वर्ष तक इनका गृह युद्ध रहेगा। अब 5वें पॉइंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 4 वर्ष तक गृह युद्ध रहेगा। गृह युद्ध में मतलब अपने ही भाइयों के साथ में राजगद्दी के लिए युद्ध होता रहेगा, जिसमें अशोक 99 भाइयों को मारेंगे, अपने 99 भाई की मृत्यु करेंगे, केवल 2 जिएंगे, केवल 2। आप अपने आप समझ सकते हैं, तो अशोक और उनका सगा दूसरा भाई जिसका नाम हमने आपको तिस बता दिया है। तो 2 भाई आपके जिंदा रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे अशोक जब 4 साल तक गृह युद्ध कर लेंगे, 99 भाइयों को मार देंगे, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी पर इसका अधिकार हो जाएगा अशोक का। तो संपूर्ण भारत, और 7वें नंबर पे हमने पढ़ लिया किस किस पे, भारत पर, पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर और साथ साथ नेपाल पर, ये अशोक का पूरा पूरा अधिकार हो जाएगा। मगर भारत में भी अगर एक बात हम अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, अब कहानी चलेगी अशोक महान कैसे बना। ठीक है, अब भारत पर अगर बात कर लें तो वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तो वर्तमान उड़ीसा के क्षेत्र में भारत पर इसका कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र होगा, देखिए मैं लिख देता हूं आपको, वर्तमान उड़ीसा में इसका कोई अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। तो इस कंडीशन में इन्हें देखा कि संपूर्ण भारत तो मेरे पास है, उड़ीसा पर कोई अधिकार नहीं है किसी का भी, क्यों ना मैं उड़ीसा को और जीत लूं, पूरा भारत मेरे पास हो जाएगा। और उड़ीसा जीतने के लिए चल देगा। और इससे पहले उड़ीसा जो है, जो जिसकी बात हो रही है सब वर्तमान उड़ीसा की, अशोक के समय की बात, तो अशोक के समय में या उससे पहले अभी तक कोई इस पर अधिकार भी नहीं जमा पाया था। इसका अगर राजा आपसे पूछ ले जाए, इसका राजा था नंदराज। नंदराज इसका राजा था। तो नंदराज राजा के बारे में हमने आपको बताया। तो वहां ये चल दिया अपनी सेना लेकर अशोक चल दिए होंगे, और वहां पे हमने जो है ये कहां पहुंच गया, वहीं पर कलिंग का क्षेत्र पड़ता है, कलिंग क्षेत्र में पहुंच गया होगा। अब आपको सबको आइडिया हो गया होगा सर किस दिशा में पहुंच गए। कलिंग क्षेत्र में पहुंच जाता है, और कलिंग क्षेत्र के पास पहुंचने के बाद वहां पे पहाड़ियां पड़ती हैं, और आपसे पहाड़ियों के बारे में पूछ सकता है कि कौन सी पहाड़ी पड़ती हैं, तो धौली पहाड़ियां पड़ती हैं।
दोहली पहाड़ियां पड़ेंगी, आप ध्यान रखेंगे। दोहली पहाड़ियां हैं, दोहली पहाड़ियों पे दोहली हिल्स के पास पहुंच जाएगा ये, और पहाड़ियों के पास पहुंचकर वहां पे बहुत बड़ा युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। आप इसमें बहुत पूछा जाता है आपसे। और कभी कभी आपसे एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आपसे नदी के बारे में पूछे तो आप बता देंगे यहाँ पे धौली पहाड़ी के पास दाया नदी पड़ती है। जो कलिंग युद्ध हुआ था, कौन से पे क्षेत्र था आपका? कलिंग था, और वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र था, राजा नंदराज था उसका। उसके साथ साथ हमने क्या याद करा कि दाया नदी वहां पे पड़ा करती थी, दाया नदी के पास युद्ध हुआ होगा। और लगभग इतना नरसंहार रहा, इतना नरसंहार रहा कि नदी का जल जो था, जल भी लाल हो गया, खून में हो गया, जल खून में हो गया। और वहां की मिट्टी कीचड़ में बदल गई, कीचड़, वो भी खून वाली कीचड़ जिसमें मांस ही मांस दिखाई दे रहा था हमें। तो इतना बड़ा युद्ध हुआ होगा, खूब खून खराबा हुआ होगा। तो अशोक ने इस बात को देखता रहा, और खूब खून खराबा होने के बाद लगभग ये कहा जाता 1.5 लाख की संख्या में लोग बाग घायल हुए हैं। और अंत में जाके क्या हुआ होगा? अशोक की जीत हो गई। अब क्या हुआ? अशोक जीत गया, अशोक की जीत हो गई। और जीतने के बाद हमें एक कहानी बहुत देखने को मिलती है, रोती बिलखती औरतें आई, महिलाएं आई, रोती बिलखती महिलाएं आई, और महिलाओं के साथ साथ महिलाएं आई, और महिलाओं के साथ साथ बच्चे आए, बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी कहीं कहीं देखने को मिले हैं, लिखा हुआ है बूढ़े के साथ साथ अगर आपसे बात करें, और लड़कियां आई। और जब ये पहुंचे होंगे तो पहुंचने के बाद उन्होंने अशोक को जीत तो गया, मगर अशोक से ये पूछा इन रोती बिलखती महिलाओं ने, आप ये बता दीजिए हमारे राजा का या हमारा क्या कसूर था? आप हमें हमारा कसूर बता दीजिए, हम कब आपकी सल्तनत पे जो है आक्रमण करने, हम या हमारा राजा गया था जिसमें आपने आके एक इतना विशाल युद्ध लड़ा और इतने बेकसूरों को मार दिया? तो अशोक के बाद निरुत्तर हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं बचता। और क्वेश्चन में उन्होंने बहुत अच्छे से पूछा, उन्होंने कहा आप हमारा कसूर बताइए, हमारे राजा का कसूर बताइए, हमारा राजा कब आपके राजपाट पे आक्रमण करने के लिए गया था जो आपने हमारे यहाँ आकर और हमारे राजपाट पे आके इतना आपने नरसंहार किया है? अब अशोक क्या हो जाएगा? तो ये आप ध्यान रखेंगे, अशोक निरुत्तर हो जाएगा, अशोक के पास कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर। ठीक है, अशोक के पास कोई उत्तर नहीं है, आप ऐसा करके याद कर लेंगे। और जब अशोक के पास कोई उत्तर नहीं होंगे और घटनाएं तो घटित होनी होती हैं, उसी समय एक व्यक्ति होंगे, वो ना एक बौद्ध भिक्षु होंगे, वो अपने किसी अनुयायी के पास जा रहे होंगे, रात्रि का समय होगा, और रात्रि का समय जब रहा होगा तो जब बौद्ध भिक्षु जब जा रहे होंगे तो वो उसी रास्ते से निकल गए जहां पे कभी कलिंग लड़ा गया होगा 3-4 दिन पहले, और वो मांस की चिथड़े मैंने आपको बताई, वो चले गए। जाने के बाद वो रात में अंधेरे में चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें क्या पता क्या है क्या नहीं, उन्होंने सोचा दलदल है, दलदल में सोते हुए निकल गए। सुबह को रात को गए होंगे, रात को अनुयायी के यहाँ जाकर जो है सो गए होंगे, विश्राम करा होगा, सुबह को उनके पैरों पर चींटियां लग रही होंगी, पैरों पर चींटियां लग रही होंगी। तब चींटियां जब लग रही थी तो उन्होंने सुबह को पूछा, बोले मेरे पैरों पर चींटियां कैसी हैं, आपकी कुटिया में चींटियां कैसी हैं जो मेरे पैरों तक आ गई हैं? जब वो सो के उठे होंगे तो उन्होंने देखा अनुयायियों ने, उन्होंने कहा कि आपके पैरों पर जो है मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, जिसे खाने के उद्देश्य से चींटियां आ गई हैं। ये मांस के टुकड़े कहां से आए? उन्होंने पूछा बौद्ध भिक्षु ने। और जब बौद्ध भिक्षु ने इस बात को पूछा तब बताया कि यहाँ पे कितना बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें युद्ध में इतने लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों की संख्या में जो है घायल हुए। तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति, इस बौद्ध भिक्षु का नाम पूछा जा सकता है, और जिस बौद्ध भिक्षु का नाम मैं आपको पीछे बता चुका हूं। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? तो आप बताएंगे मोगली पुत्र तिस। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने तीसरी बौद्ध संगति करवाई थी। तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने करवाई थी, और अशोक ने किसके समय में कराई थी? ये मोगली पुत्र तक, इसका नाम लिखवाया मैंने अध्यक्ष में, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये खूब उन्हें लालतियां डांटेंगे, खूब खरा खोटा सुनाएंगे अशोक को कि तुमने जो है इतना बड़ा नरसंहार किस भरोसे पर किया, क्या चाहिए था तुम्हें और क्या मिल गया? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अशोक इस व्यक्ति से बहुत प्रभावित होंगे और अशोक अब बौद्ध धर्म अपना लेंगे। कौन सा धर्म अपना लेंगे? बौद्ध धर्म अब अपनाएंगे। इस कलिंग युद्ध से भी हृदय परिवर्तन होने के 2 कारण बताए मैंने आपको, रोती बिलखती स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, और उसके साथ साथ मोगली पुत्र तिस की घटना जो उनके चींटियां पैरों पर लग रही होंगी। ये कहानियां आपने नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, है ना? चलिए
मोगलीपुत्र इसके बारे में बता दिया, उत्तर के बारे में बता दिया, आपको उत्तर नहीं था, बौद्ध धर्म अपना लिया, ये सारी घटनाएं हमने बता दी। इसके बाद क्या होगा, अशोक को महान कहने की कहानी हम बताने जा रहे थे, अब वो सुन लीजिए। अशोक ने इस कलिंग विजय का जो है, और विजय के साथ साथ उसने जो नरसंहार किया है और जो गलती की है, इस गलती को माना है अपने 13वें शिलालेख में। अशोक अपने 13वां शिलालेख माफीनामा लिखवाते हैं। तो जो हमारे बाद में जो इन्होंने लिखवा दिया होगा, लिखवाने के बाद जिन लोगों ने वो पढ़ा, जो विदेशी आए उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो पूरी कलिंग के बारे में पढ़ा और उन्होंने अपनी गलतियां लिखवाई अशोक ने, तो इस गलतियों को पूरे संसार के सामने ले आए। एक इतना बड़ा राजा कोई बना होगा उस समय, जो पूरे भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों पर, इन सभी देशों पर जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, उस पर अकेला व्यक्ति राज करता होगा, उसने अपनी यह माफी मांगी है पूरे संसार के सामने। तो इस वजह से अशोक को महान बोला गया है कि एक महानता है कि आप माफी मांग रहे हैं। तो ये बात आपको याद हो गई होगी कि माफीनामा कौन से में है, 13वां शिलालेख है। देखिए समझ में आ गया आपके, 13वां शिलालेख है, माफीनामा करके लिख देता हूं मैं आपको। आई थिंक मुझे लगता है कि आज की स्टोरी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से हम आप चीजों को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा, हमने आप आज के वीडियो में बहुत सारी बातें सीखी, उस पर हमने क्या सीखा, हमने देखा एक सबसे पहले कलिंग का विजय एक समझते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और आप क्या क्या क्वेश्चन नहीं करके आते। मैंने आपको बताया बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार में बोला कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा पे जब आक्रमण किया होगा तो उससे 3 चीजों की डिमांड की, जिसपे 3 चीजें हमने आपको बता दी। आपको सीरिया के राजा के साथ साथ राजा का नाम पूछा जा सकता है। फिर से समझ लें एक बार, सीरिया के राजा का नाम पूछता है। सीरिया के राजा का नाम आप नहीं पढ़ते, उसका नाम था एंटीयोकस। एंटीयोकस से 3 चीजों की डिमांड करी है उसने। 3 चीजों में क्या क्या मांगा, मीठी शराब मांगी, सूखी अंजीर मांगी और एक दार्शनिक मांगा। शुरू की 2 चीजें दे दी, बट तीसरी चीज नहीं दे पाई, क्योंकि दार्शनिक क्या होते हैं, अपने देश के साथ साथ संपूर्ण देश के बारे में भी जानकारी रखते हैं, आगे के देशों के बारे में, इसलिए उन्होंने दार्शनिक नहीं दिया। फिर भी दार्शनिक की बार बार डिमांड होने के बाद इन्हें दार्शनिक भेजना पड़ा, जिसका नाम डायमेकस है। ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया, ये सारी घटना अगर आपको याद हो गई हो तो ध्यान रखना। इसके बाद हमने बोला 150 शादियां की थी इन्होंने, बिंदुसार ने, और बिंदुसार ने जब 150 शादी की होंगी, जिसमें 101 पुत्र रहे होंगे, 2 पुत्र सगे भाई बोले हमने आपको, और एक कहानी आपको सुना रखी थी इनके बारे में। अशोक की माँ का नाम आपसे कभी पूछे तो सुभद्रांगी बताएंगे। ये सुभद्रांगी वही लड़की का नाम बताते हैं जिसे जो है बाल काटने के लिए उनकी बाकी पटरानियों ने एक बार काम पर रखा था। सुभद्रांगी इनकी माँ का नाम है। अशोक की माँ का नाम के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कहानी मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी। एक बार चर्चा में आपको विशेष रूप से बड़ी चीज पर कर देता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कलिंग विजय के बारे में। देखिए समझेंगे, मैंने आपसे कहा कि अशोक ने संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल पर पूरा कब्जा कर लिया था, बट अशोक के पास उड़ीसा जो वर्तमान में है वहां का क्षेत्र जो है उसके राजपाट में नहीं था। ठीक, इस कारण जो है अशोक ने जो है वहां पर जो है अपनी सेना भेजकर और खुद स्वयं जाकर उस पर आक्रमण करना चाहा। ठीक, उसका नाम था, वहां का क्षेत्र था कलिंग क्षेत्र था। राजा बैठता था नंदराज, नंदराज राजा बैठता था। धोली पहाड़ियां थी, ये सारी बातें मैंने आपको लिखकर समझाई। धोली पहाड़ियां थी। कभी कभी उस नदी का नाम पूछ ले, जिस नदी के पास युद्ध लड़ा गया उस नदी का नाम था दाया नदी। वहां पर युद्ध लड़ा गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख की संख्या में लोग घायल हुए। नदी पानी, जो नदी का पानी था वो खून में बह रहा था। उसके साथ साथ जो नदी के पास की मिट्टी होगी उसमें छोटे छोटे मांस के जो है, मैंने आपको कहा छोटे छोटे मांस के टुकड़े बिल्कुल लीन हो चुके थे, इतनी बेकार हो चुकी थी। एक बार फिर से समझ लें, अशोक के पास हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अशोक के पास 4 देश हमने बोले। अशोक ने जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल और भारत और पाकिस्तान संपूर्ण देश जीत चुका था। बस केवल उसके पास उड़ीसा का क्षेत्र नहीं था, जो वर्तमान में उड़ीसा है। उस क्षेत्र को जीतने के उद्देश्य से अशोक ने जो है राजा, वहां का जो राजा रहा होगा नंदराज रहा होगा, नंदराज पर जाकर आक्रमण किया, अपनी सेना ले गया। वहां पर जहां पर आक्रमण किया वो क्षेत्र आपका कलिंग क्षेत्र कहलाया। उसके पास एक नदी बहा करती थी, नदी का नाम दाया नदी बता दिया आपको हमने। इसके साथ साथ दाया नदी के साथ साथ राजा का नाम बोल दिया। पहाड़ियां पूछ ले तो आपसे आप बता देंगे, धौली पहाड़ियां रही थी। इतना बड़ा युद्ध हुआ होगा जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए, 1.5 लाख की संख्या में लगभग लोग घायल हुए। नदी का पानी खून में बह रहा होगा और नदी के आसपास की मिट्टी मांस के लीथड़ों में होगी। ये कहानी हमने पढ़ी।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अशोक जीत गया होगा। जीतने के बाद हुआ क्या, रोती बिलखती महिलाएं आई वहां की, बच्चे आए, बूढ़े आए, लड़कियां आई। उन्होंने केवल अशोक से एक ही प्रश्न पूछा, आप हमारा ये कसूर बताइए या हमारे राजा का ये कसूर बताइए कि वो कब आपके राजपाट पे आक्रमण करने गए थे, जो आप हमारे यहाँ बिना किसी दोष के हमें मारने आए। अशोक को ये बात का जो है निरुत्तर हो गया, कोई उत्तर नहीं मिला। इसके साथ साथ एक कहानी सुनाई हमने बौद्ध भिक्षु की, इसी के साथ साथ कि उसके पैरों पे छोटे छोटे जो मांस के टुकड़े रखे थे, उससे चींटियां आ गई। चींटियों की को जब कारण पूछा तो पता चला कि लाखों बेकसूरों की मौत का जो हुआ और उसके बाद जो मांस के कीचड़ थे वो उनके पैरों पे आ चुके हैं। ये कहानी हमने आपको भी सुना दी। उसमें हमने देखा अशोक को उस महान बौद्ध भिक्षु ने बहुत लांतियां दी, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह से तिरस्कार किया और उससे पूछा कि क्या उनका कसूर था। तो मैं खरी खोटी सुनाई होंगी। उस व्यक्ति का नाम हमने बता दिया आपको, मोगलीपुत्तिस था। ये वही व्यक्ति था, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे हमने उसमें कहा था कि इसने अध्यक्षता की थी तीसरी बौद्ध संगति की। ठीक, इतनी बात आपने हमारे लेक्चर में सीखी। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।